कहते हैं कि बात करने से बात बनती है, और जब बात बनने लग जाती है तो फिर बात छोटी कहाँ रह जाती है। बात तो हम सब करते हैं और हमें लगता है हम अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब बात को बहर में बिठाया जाता है, मीटर से सजाया जाता है, वज़न में बांधा जाता है, तब जाके एक शेर पैदा होता है जिसे हम अक्सर गुनगुनाते रहते हैं। मतलब हम लोग बोलेंगे, ए तुम मेरी झूठी कसम खा रहे हो ना, बताओ सच बता, झूठी कसम खा रहे हो ना। अब एक शायर कहता है कि इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाएं। ये मेरा शेर नहीं था, लेकिन दांत मिल के क्या जाता है, मैशर साहब का शेर है। इसी बात पे कि बात बनाने से बात बनने लगती है, और जब बात बनने लगती है तो मोहब्बत होने लगती है, और मोहब्बत में रुमानी होती है, मोहब्बत में रवानी होती है, मोहब्बत में जवानी होती है। तो आइए अपने पहले गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाते हैं, मिस रितिका मोदी। ये बम्बई से हैं, शौक से बहुत लिखती हैं, प्यारा लिखती हैं। इनको जी बिल्कुल खूबसूरत भी बहुत लग रही हैं। ओके रितिका जी, सबसे पहले तो गमक के मंच पे आपका बहुत 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 स्वागत है, और बुलाने के लिए शुक्रिया। है ना, कैसा लग रहा है? मतलब हाँ, ये कपिल शर्मा का बहुत क्लीशे सवाल है कि मेरे साथ बैठ के कैसा लग रहा है, लेकिन बताओ यार, मेरे साथ बैठ के कैसा लग रहा है? तुम्हारे साथ बैठ के तो रुमानी और रुमानी हो जाती है, और क्या बोलूं। हाय हाय। और ये रुमानी मतलब शुरू से रुमानी थी कि अभी अभी हुई है? जब से लिखना शुरू किया है 4-5 साल से, तब से वो जो फीलिंग्स अंदर थी वो बाहर आने लगी है। मैं हमेशा से ही रुमानी कहीं रही हूँ, आई ऑलवेज बीन पैशनेट, पर उसको एक्सप्रेस करने का ज़रिया जब से मैंने पाया है, तब से यू कैन से कि मैं ज़्यादा रुमानी। इसी के बीच मैं आप सबके बीच एक और अपने गेस्ट को बुलाना चाहती हूँ, देश के जाने माने शायर मैशर अफरीदी साहब। ये कहते हैं कि इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाना लग जाए। सर सेट बहुत अलग है इसलिए। देखो ये बिल्कुल प्लान नहीं है। हाँ, ये ड्रेस कोड हमने नहीं बनाया है। ये क्या है? मतलब क्या चाह क्या रहे हैं आप लोग? आपने भी काला कुर्ता, मतलब मैं तो चलो ठीक है, आप लोग तो गोरे लोग हैं, मैंने तो काला अपना रंग एनहांस करने के लिए पहना था। इसीलिए तो बना, इसीलिए पहना ताकि ज्यादा हाईलाइट हो फेस। आप ऐसे ही हाईलाइटेड है मैशर साहब। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैशर साहब, रितिका मोदी मैशर साहब, ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मैशर साहब, मैंने शुरू ही ऐसा किया कि इतना मजबूर न कर कि बात बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठी ही खाने लग जाएं। बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले तो ये बताइए कि किसकी सर की कसम झूठी खा रहे थे आप? जाहिर है ऐसी इसकी कसम खानी पड़ती है जिसके मरने से जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए बीवी तो बोलिएगा मत। नहीं बिल्कुल नहीं। तो किसके मरने जीने से फर्क नहीं पड़ रहा है? बहुत कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। देख रही हैं आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी ज़रूरत है, वहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत हैं। ये जो शेर हुआ था, ये कब हुआ था? ऐसा ये मैं सवाल बाद में पूछूंगी, लेकिन ये शेर कब हुआ था? ये तो याद नहीं कब हुआ था। अच्छा, मसाला ये है हम शायरों के साथ कि साहब वो हर आदमी ये पूछता है, मेरी बीवी पूछती है, ये शेर किस पे लिखा तुमने? या कोई भी शेर किस पे लिखा? अरे यार कोई किसी पे नहीं लिखता, वो अपने आप होता है। वो शेर है कृष्ण बिहारी नूर साहब का कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। हाय हाय। तो ये होता है, हर आदमी अपने आप से उसको रिलेट करता है अपने अपने तरीके से। मतलब इतनी खूबसूरती से बोल क्यों देते हो कि सब अपने आप में रिलेट कर लेता है? इतनी खुशी मत बांटो शायर साहब। मतलब ये शेर, वो जो तुम अभी वो कह रहे थे ना, वो एयरपोर्ट पे मरना और हाँ। ये है, तो मुझे किसी का शेर याद आया। ओहो,
सर्द खाने में लाश रखी है, हाय हाय, सर्द खाने में लाश रखी है, सख्त गर्मी से मरने वाले की। क्या बात है, मतलब क्या ही कहने हैं। कौन कहता है कि शायर सिर्फ टूटे दिल पे लिखता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे यहाँ आपको ऐसी कोई चीज़ एलिमेंट मिलेंगे नहीं, ना कभी दिल टूटा, ना मैंने कभी गुर्बत का रोना रोया, ये सब नेगेटिव चीज़ें। अच्छा, रोना रोया क्या? हाँ, तो किसका रोया? सब तो नहीं, गुर्बत का रो देते हैं। हमने अपने महबूब के हिज्र में रोए। अरे बाप रे। वस्लो विसाल की बातें की, गज़ल की बातें की, अना की बातें की, एटीट्यूड की बातें की। हमारी शायरी में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। एटीट्यूड से याद आया कि मैं अपने मयार से नीचे तो आने से रहा। अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा। खाने से रहा, वाह। कर सको तो मेरी चाहत का यकीन कर लेना, अब तुम्हें चीर के मैं दिल तो दिखाने से रहा। तो ये जो शेर है आपका, तो अभी अभी ज़माना है। हमारे ज़माने में इस जब दिल चीर के दिखाने से रहा, ये मान लेते थे लोग, इसने कह दिया मतलब मोहब्बत हो गई। लेकिन टिंडर और बम्बल के ज़माने में ये शेर, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि हम ही कुछ तो चल शिकारे रहा है। ज़ईफ़ी नहीं हुए साहिब, हमारे अहद के माशूक भी जमा न रहे। लेकिन मैशर साहब, शायरी सिर्फ मोहब्बत तो नहीं है कि शायरी ही मोहब्बत है इसलिए लिख देते हैं। देखिए, ये गज़ल के जो डिक्शनरी में जो मायने हैं वो हैं महबूब से मोहब्बत की गुफ्तगू करना। गज़ल के जो लुग़वी माने हैं वो ये हैं कि महबूब से मोहब्बत की गुफ्तगू करना। अब शायरी अपना रंग बदल रही है, वो माँ पे लिखे जा रहे हैं, बेटियों पे लिखे जा रहे हैं, रिश्ते नातों पे लिखे जा रहे हैं। हकीकत में ये शायरी नहीं है। शायरी सिर्फ़ और सिर्फ खालिस गज़ल जिसे कहते हैं, गज़ल के मानी ये हैं कि महबूब से गुफ्तगू करना। वो सब जो गुफ्तगू अपने आप महबूब से करते हैं वो गज़ल में लाइए। उसी का ज़िक्र हो, उसी का वसल हो, उसी का हिज्र के किस्से, उसी के तमाम चीज़ें, नाराज़गी, उसकी खूबसूरती की तारीफ़, ये सब चीज़ें, इसको ये गज़ल कहते हैं इसको। तो महबूब के मानी तो सबके लिए बदलते हैं। नहीं, महबूब नहीं। अब वो मुनव्वर राना साहब ने कहा था कि साहब ये कि गज़ल के मानी महबूब से गुफ्तगू करना है तो मेरी महबूब मेरी माँ है। बिल्कुल गलत। ये तो मैं इत्तफाक नहीं करता। महबूब होता है, माँ माँ है, बाप है, बीवी है, सबके अलग अलग दर्जे हैं। तो माँ महबूब नहीं हो सकती। माँ का दर्जा बहुत बुलंद है महबूब से। कहाँ आप महबूब पे उसको लाके खड़ा कर रहे हैं? तो मतलब महबूब और बीवी अलग अलग हो सकती। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा भी होता है, अगर बीवी इतनी दिल चढ़ जाए और इतनी सर चढ़ जाए कि अगर वो सर चढ़ जाए तो वो महबूब हो जाती है, और दिल चढ़ जाए तो बीवी होती है। मजाक के बाद, लेकिन ये अच्छा निकला कि मतलब क्योंकि रुमानी, इनका तखल्लुस रुमानी है। रितिका, आपने भी मोहब्बत को बनारस के घाट में जब आपने उतारा था, मैशर साहब, मैं आपको सुनाना चाहूँगी इनकी एक आज़ाद नज़्म कह लें उसे। तो वो क्या था, वो जो शर्ट के बटन से निकल कर आप बाजुओं तक पहुंची थी बनारस में? तो उसके पीछे का ख्याल ऐसा था कि रिश्ते ऊपर वाला बनाता तो ज़रूर है, लेकिन उसे हमें कायम यहाँ रखना पड़ता है, मेंटेन हमें यहाँ रखना पड़ता है, और कुछ ना मंसूबे बनाने पड़ते हैं। जैसे हिजरा आ जाता है या फिर डिस्टेंस आ जाता है रिश्ते में, तो उसको हमेशा तरोताज़ा रखने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो उस मेहनत के लिए एक कविता आप कह सकते हैं या आज़ाद नज़म कह सकते हैं। तो सुनाइए। बिल्कुल, कि उसका शीर्षक है बटन के बहाने। कमीज़ के बटन यूँ कसकर न सिया करो, ये दरख्वास्त करी है दर्जी से। कमीज़ के बटन यूँ कसकर न सिया करो, ये दरख्वास्त करी है दर्जी से। गिरते हैं तो गिरने दो, चाहे एक आध बटन जो अपनी मर्जी से। वाह। बिन बटन की कमीज़ पहनकर मानो जब होगी उन्हें दफ्तर जाने की घाई, उस मौके का ही इंतज़ार हमें कि कहे वो आके कर दो सिलाई। काम भतेरे हैं सर मेरे, छोड़ कर आई हूँ ये जताना पड़ेगा। मुस्कान शरारती खिलेगी लबों पर,
मगर उस मुस्कान को छुपाना पड़ेगा। क्या बात है। सास ससुर बच्चों को 2 पल कहा है रुकने कि बटन टाक ने मुझे बुलाया है, बस जाने दिल रुमानी का क्यों गुलाब बेबात ही जूड़े सजाया है। एक सुबह का ना बिज़ी वक्त है, मैं एक घर गृहस्थी वाली महिला हूँ, तो इसी से मैंने प्रेरणा ली थी कि ना सब काम छोड़ के हमें जाना तो है, पर हमें ये भी जताना है कि ये चीज़ हमने पैदा नहीं की है, ये सिचुएशन हमने पैदा नहीं किया है। तो फिर से शुरू करूँगी कि सास ससुर बच्चों को 2 पल कहा है रुकने की बटन टाक ने मुझे बुलाया है, बस जाने दिल रुमानी का क्यों गुलाब बेबात ही जूड़े सजाया है। इतने जतन के बाद भी अनजान बने वो जालिम, बस घड़ी पर नज़र थी उनकी, सुई मैंने भी चुबा दी सीने, है दिल आशिक तो दिमाग है सन की। वो समझ गए फिर मसला क्या था, इस नज़ाकत से कमर पर उंगलियां फेरी। माफ़ी चाहूँगी अगर बहुत कुछ ज़्यादा ही रोमांचक हो रहा है तो। नहीं, माहौल बिल्कुल बन रहा है अभी तो बस एक सीन पेंट करना चाह रही हूँ अपने शब्दों से कि वो समझ गए फिर मसला क्या था, इस नज़ाकत से कमर पर उंगलियां फेरी, नाराज़गी सब भूली सो भूली, सुई चुभने की अब बारी थी मेरी। सांस भरती इसके पहले पिया ने उंगली अपने होठों दबाई है, अब जो मांग रही है उनकी आंखें, वो कहने से जुबां शर्माई है। क्या बात। फूंक कर कानों में वो बोले तुम कहो तो दफ्तर जाऊं नहीं, क्या जवाब था मेरा क्या न था, कोई पूछे तो भी बताऊं नहीं। ये छोटे छोटे लम्हे ही, चलो एक लाइन भूल गई थी, चलो आपके तसव्वुर के है हवाले, दास्ता गोई इसके आगे की। चलो आपके तसव्वुर के है हवाले, दास्ता गोई इसके आगे की, बस जान लो इतना कि फिर गिरेंगे बटन, कि दर्जी सिलाई करता है कच्चे धागे की। क्या बात है। ये छोटे छोटे लम्हे ही फ़लसफ़ा ज़िंदगी का है, गुलजारी इन छोटी हसरतों में, चाहे बटन के बहाने चाहे कुछ और, चाहे बटन के बहाने चाहे कुछ और, ज़िंदगी जाविदा है इन छोटी कुर्बतों में, इश्क जाविदा है इन छोटी कुर्बतों में। तालियां बजाइए। लोगों ने बटन वाली शर्ट ही पहनना बंद कर दिया। सब टी शर्ट पे आ गए अब। खैर कोई बात नहीं, मोहब्बत के मानी भी बदल गए हैं। यहाँ कहो तो लेफ्ट स्वाइप करूं या राइट, तुम बताओ। बम्बल पे आए हूँ, ये टिंडर पे लाई, छोड़ो इंस्टाग्राम पे ही चलते हैं। मैशा साहब इंस्टाग्राम नया टिंडर है, बहुत रिफाइंड टिंडर है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। विल यू बी माई फ्रेंड्स, ऐसा कभी आपको मैसेज आया इंस्टाग्राम पे? आप बहुत आता है। आया क्या? कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा है इंस्टाग्राम का? फेसबुक चलो। नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें तो हम यहाँ शेयर भी नहीं कर सकते, लोग कैसे कैसे सवाल करते हैं हमसे। लेकिन जो अजीब बात है वो एक मतलब उसमें लिखते हैं कि सर हमें कुछ आप शायरी के टिप्स दे दें। यार ये मैसेज में अब मैं उसको चैटिंग में बताऊं कि क्या टिप्स होते हैं, कैसे आप शायरी करें। तो बड़े अजीब सवाल लोग करते हैं। आप हमारे सवाल का आप जवाब नहीं देते, आप हमारे सलाम का जवाब नहीं देते। अरे यार मैं किस को अटेंड करूँगा? बात तो सही। तो बहरहाल हमसे पूछो कि गज़ल कितना लहू मांगती है, सब समझते हैं कि धंधा बड़े आराम का है। बहुत खूब। ये सब बिल्कुल। लेकिन आप मानते हैं कि गज़ल धंधा भी है? नहीं, धंधा बन जाए तो क्या बुराई है, कोई पैसे देने लगे तो क्या बुरे लगता है। बट आर्ट से पैसा, इस पे क्या कहेंगे? आमद होती है, ऐसा मैंने सुना है कि शेर गज़ल ये सब आमद होती है। बिल्कुल होती है। उसके लिए पैसा नहीं, ऊपर से क्या हमें रॉ आता है। आमद जो है वो रॉ होती है, उसका कोई पैसा नहीं है। वो जो हम उसकी नॉरिशिंग करते हैं, वो पॉलिशिंग करते हैं, वो दिमाग जो खपाते हैं उसके अंदर, वो ऊपर से एक थॉट आया, ख्याल आया, अब उसको आपने खूबसूरत बनाना है। करेक्ट। उसके पैसे हैं। तो मतलब मेहनताना है ये। करेक्ट। फिर सफ़र भी करता है ना आर्टिस्ट। बिल्कुल। जैसे हम हमारे हाँ नहीं हमारा बजट ठीक ठाक है, हमने बता दिया पहले। लेकिन मैशर साहब मुझे एक चीज़ बताएं, आज के दौर में जब रिवायती गज़लें और स्लैम पोइट्री या स्पिल पोइट्री, स्पोकन वर्ड्स, ख्याल पढ़ते हैं लोग, और
बड़े ही बेबाक तरीके से उसे गज़ल कह देते हैं कि आप सबके सामने एक गज़ल पेश करते हैं, तब ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि आप लोग कुछ ऐसा इनिशिएटिव लें या कुछ ऐसा सिखाने समझाने की एक मुहिम चालू करें कि लोगों को पता चले कि ख्याल क्यों कहते हैं, या इसे शेर कब कहा जाए, इसे गज़ल का रूप देने के लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि ख्याल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना तो हम सब मानते हैं कि ख्याल बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ज़माना इतना बदल गया है, वो एक उस्ताद और शागिर्द का जो एक रिवायती सिलसिला था किसी भी प्रोफेशन में, यानी हमने देखा है कि कारीगर है, कोई भी प्लम्बर है, वो मैसन है, वो इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, वो बुढ़ा होने तक ये कहता कि हमारे उस्ताद यूँ थे, हमारे उस्ताद, मेरे उस्ताद, मेरे उस्ताद, मेरे उस्ताद। बिल्कुल। आज कोई आदमी शागिर्द बनने को तैयार नहीं है किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में। तो इसलिए हम समझते हैं कि हाँ ये गलत है, इसको हम समझा सकते हैं, लेकिन वो और उल्टा हम ही समझा देगा कि सर ठीक है सर। लेकिन मेजर साहब, शागिर्द बनना अगर लोगों ने छोड़ दिया तो इसका ये भी तो कारण हो सकता है क्योंकि हर दूसरा आदमी उस्ताद बनने लग गया। जाहिर है, तो उस्ताद भी तो यही लोग बन रहे हैं कि बस के पैदा होते मार्केट में उस्ताद तो है ना। मतलब शायरी में कदम रखा और बस कितने लोगों के मैसेज आते हैं नए नए लिखने वाले, सर दुबई का मुशायरे में हमारी जो है एंट्री करा दीजिए। मतलब दुबई से पहले वो नहीं रुकते, वो इससे पहले कोई चांस नहीं, दुबई आना है उनको। दुबई का मुशायरा से याद आया, हाँ, प्रतापगढ़ में एक मुशायरा हुआ था आपका। हाँ, वो इंटीरियर में हुआ था प्रतापगढ़ एक तो इंटीरियर, उसके इंटीरियर कैसा था, ये बड़ा मजेदार किस्सा है, जरा सुने आप लोग, अगर आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। क्या हुआ था? ये बहुत पुरानी बात है, जब हम भी ज़्यादा पुराने नहीं हुए थे तो मोबाइल शोबाइल का तो कोई सबूर ही नहीं था। तो उधर से हमें फ़ोन वोन आया कि साहब वो जो है आपने आना है, ठीक है साहब, वहाँ बंदा मिल जाएगा आपको, फला जगह आप आ जाइएगा, वहाँ से मिल जाएंगे। अब हम फला जगह पहुँच गए स्टेशन पे, सूटकेस हमारे हाथ में, तो एक बंदा पीछे से आया, अस्सलाम वालेकुम मैशर साहब। ना जी आइए, ना गाड़ी ये खड़ी है, वो बाइक थी यामाहा RX-100, इस पे जाना है जी। बैठ गए और उस पर बैठे तो दोनों फुट रेस्ट भी नहीं थे उसके अंदर और पैर कहाँ रखे, और पैर हमारे लटके हुए और सूटकेस हमारे हाथ में। इस कंडीशन में था वो। चलना शुरू किया उसने, चलते चलते वो सड़क नाम की चीज़ ही नहीं थी, बहुत बुरा हाल। मैंने कहा भाई कितनी दूर रह गया, कि नहीं बस आ गया, करीब ही है। अब वो करीब हो गए, वो कैसा करीब था वो, मैंने कहा यार कोई शॉर्टकट नहीं है, कहना जी है। उसने एक खेत में को उतार दी बाइक, और ये साहब फिर जो उछले हैं हम, और कितनी बार गिरने से बचा मैं, और क्या पकड़े हुए, पकड़ने की कोई जगह नहीं है बाइक में, हाथ में सूटकेस, पैर हमारे हवा में। इस तरह से करके वो साहब वो पहुँचे, फिर एक सड़क नज़र आई, बस्ती नज़र आई, फिर वो एक जाके वो एक जगह रुके, वो नर्सिंग होम था वहाँ, नर्सिंग होम वहाँ रोकी उसने बाइक। तो मैंने कहा इसका कोई मरीज़ वरीज़ यहाँ होगा, उसकी मिलने जा रहा होगा, आइए तशरीफ़ लाइए। मैं भी उसके साथ साथ वहाँ जाके देखा, अंदर बेड पड़े हुए हैं नर्सिंग होम में, बाकायदा ग्लूकोज की बोतलें टंगी लटकी हुई है, 3 शायर पड़े हुए हैं इधर, ना ये आपका बेड है। अरे मैंने कहा यार, तो मेरी आवाज़ सुनी तो वो एक शायर चादर उतारी उसने, अरे मास्टर साहब तशरीफ़ लाइए, आइए ये ले लीजिए आप बेड। मैंने कहा यार होटल नहीं है यहाँ। कह रहे साहब होटल कहाँ, ये तो गांव है, और ये नर्सिंग होम भी ये डॉक्टर साहब ने स्पॉन्सर किया है, इनका है। देख लीजिए, गौर से सुनिए सारे ऑर्गेनाइजर्स जिन्हें लगता है कि शायरों के बहुत नखरे होते हैं, ये 5 स्टार से नीचे नहीं उतरते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा जाना जाता है, ऐसे मार्केट में हल्ला है। ये बेचारे तो इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं कि अर्थ में सफर करते करते बेचारे मतलब नर्सिंग होम के बेड पे भी रुकने को तैयार है। बिल्कुल होता था, कितने मतलब देख रहे हो ऋतिका दी। लेकिन वो एक दौर था, अब तो बिल्कुल जो छोटे छोटे लोग हैं वो भी इतना बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। वो तो ठीक है, अब तो खैर, अब तो ओयो और ट्रीबो का भी जमाना आ गया है। जी। हम पहुंचेंगे 5 स्टार तक भी पहुंचेंगे। बिल्कुल। शायरी खूबसूरत होती है। मैंने उन शायरों को यूट्यूब में भी देखा है जो स्टेज पे चले जाते हैं कैसे भी। माशाल्लाह आप जब स्टेज पे जाते हो,
मतलब बन ठन के बिल्कुल ऐसे, और उसके बाद जब ऐसे हाथ उठाते हो, मैं तो अपने तो इज पोइट्री फुल पर्सनालिटी? शायरी सिर्फ शायरी कहना है, या शायरी को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे परोस रहे हो सामने को, ये भी मायने रखता है? क्योंकि मैंने ऐसे भी शायरों से मुलाकात हुई मेरी, जहाँ पे उन्होंने कहा मैं जो शेर कहता हूँ उस पे ध्यान दो, मैं कैसा दिखता हूँ इससे तुम्हें क्या मतलब है, मैं क्या पहन के जा रहा हूँ, मेरी शायरी सुनो। सर लेकिन क्या आज के ज़माने में सिर्फ शायरी इम्पॉर्टेंट है या परफॉर्मेंस ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है? देखिए, हमारे जो पहले प्लेबैक सिंगर थे उनकी शक्लें कैसी कैसी थी, एक एवरेज शक्लें थी। मुकेश थे, किशोर कुमार थे, मोहम्मद रफ़ी थे, महेंद्र कपूर थे, तलत महमूद थे, लेकिन लता जी तो सब एवरेज शक्लो सूरत के लोग थे। लेकिन इससे क्या मतलब, वो प्लेबैक सिंगर, उनकी आवाज़ हम तक पहुंचती थी ना, वो अपनी आवाज़ के बल पर ही वो आवाज़ के कलाकार थे, गुलकार थे, सिंगर थे। तो हमें या आप सबको भी किसी को उनकी उस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि वो कैसे लगते हैं, कैसे लुक वाइज कैसे हैं, उनके फीचर्स कैसे हैं। वो एक दौर था, और यही चेहरे, यही लोग लाइव परफॉर्मेंस भी थे सारी दुनिया में जी, तब भी उतना ही अप्रिसिएशन मिलता था। लेकिन आज दौर बदल गया है। आज जो जितने प्लेबैक सिंगर हैं वो सारे खूबसूरत भी हैं, और वो उनकी परफॉर्मेंस भी, परफॉर्मिंग आर्ट भी है उनके अंदर। आवाज़ बहुत बाद में आती है, पहले ये चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर। आप गुड लुकिंग हो, आप परफॉर्मर हो, आप पब्लिक को बांध सकें, आप डांस भी कर सकते हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंगर सिंगर है, डांसर डांसर है, एक्टर एक्टर है जी, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है, सबके अलग अलग कलाएँ हैं जी। इसी तरह ये पोएट्री वर्ल्ड हमारा हो गया है कि एक ज़माना था कि पहले मतलब कैसी कैसी शक्लो सूरत के शायर होते थे, और उनका ड्रेसिंग कोड भी अजीब ही होता था, बड़े पैचों का पजामा, यहाँ तक का कुर्ता है ना वो, और पान की पीक बह रही है, फटी हुई टोपी है, अजीब शक्ल, बटन यहाँ तक खुले हुए हैं। तो लेकिन शायरी होती थी। एक साहिबा थी एक ज़माने में, अभी भी हयात हैं वो, तो अल्लाह माफ़ करे, वो बहुत ही मामूली शक्लो सूरत की, लेकिन हर मुशायरे में होती थी वो। क्यों? उनकी आवाज़, उनकी शायरी कमाल, गज़ब। आज भी जवाब नहीं है उनके तरन्नुम का, उनकी आवाज़ का, कितनी भी आ गई हो, लेकिन उनकी आज भी आवाज़ वो आवाज़ है कि एकदम से रस घुल जाता है कानों में। लेकिन अब क्या हो गया, वक्त बदल गया, अब खूबसूरत होना भी ज़रूरी है। तो अब ये इनकलाब है, ये टाइम चेंजिंग है, चेंज मतलब परफॉर्मिंग जैसे आप दिखते हो वो ज़रूरत है, और शायरी ज़रूरी है। शायरी ज़रूरी है, बिल्कुल सही कहा। तो वो ज़रूरत है और वो ज़रूरी है। अब ज़रूरत को सामने रखा जाता है, ज़रूरी को पहले। मेरी किताब में अब्बास ताबिश साहब ने लिखा है, एक जुमला लिखा है उसमें कि हिंदुस्तान में चंद शोरा को छोड़कर, चंद शायरों को छोड़कर, ज़्यादातर शायरों का मसला शायरी नहीं है बल्कि मुशायरे हैं। इस जुगाड़ में रहते हैं कि मुशायरे कैसे मिले, मुशायरे कैसे मिले, शायरी कैसे निखरे, शायरी कैसे अच्छी हो, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। उनकी प्रॉब्लम मुशायरे हैं। तो जितने मुशायरे हो रहे हैं उतने उससे ज़्यादा तो शायर हो गए हैं। तो मुशायरे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका भी दर्द समझे कि वो किनको किनको बुलाए। हाँ, ये तो है। और आप लोग दिन ब दिन निखरते जा रहे हैं, तो ये जो उभरते शायर है ये कहाँ जाएं? ये सब हम जैसों की पैरवी करें, हमसे कुछ सीखें, हम बताएंगे, हम रास्ता देंगे इनको, हम रास्ता नहीं। आपके तो जवानी के किस्से सुनाने लग जाए तो ये लोग पैर दबाने लग जाएंगे। हाँ, तो दबाने चाहिए। क्या मतलब दबाने तो चाहिए। मैं अगर अपनी ये लड़के यूनियन की तरफ से आया है कि आप लोग बूढ़े नहीं हो रहे हैं, हमें आप लोग जवान होने नहीं दे रहे हैं, तो ये कहाँ जाएं? ये पैर दबाने के लिए कहाँ आए? आजकल की नस्ल तो बहुत तेजी से, वो तो बचपन से सीधा बुढ़ापे पे आ रही है। हमारे बराबर में बैठना चाह रही है भाई, जवान तो हो ही नहीं रही है, ये तो सीधे सीनियर हो रहे हैं। तो आप तो जवान ही है ना, तो आप तो बुढ़ापे पे है ही नहीं। वो एक अलग चीज़ है। वो अब ये नहीं, वो क्या, वो शेर पढ़ें आप जरा, गुजारिश है हमारी कि पैर तो इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए,
इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। तो एक आधा जवानी के किस्से सुनाई दे आज, तो वो किस्सा आप सुना ही दें जिससे लोग पैर दबाने पे मजबूर हो जाए। एक ही सुनाना, क्योंकि जवानी तो आपके किस्सों से भरी होगी। नहीं, अब हम अपना पहला जब लव लेटर हमने दिया था, मैं उसके बाद बताता हूँ वो कितनी मशक्क़तों से पहुँचा था। लव लेटर तो वो हमने लिखा, कई दिन तो उसको लिखने में ही लग गए, लिखते रहे फाड़ते रहे, लिखते रहे फाड़ते रहे। खैर वो लिखा गया, क्योंकि वो इतनी काबिल भी नहीं थी कि वो ज़्यादा बातें समझ सकती। तो बहरहाल उन्हीं की ज़ुबान में वो हमने लेटर लिखा। अब वो लेटर पहुँचे कैसे? अब वो उनका घर जो था, जिस रास्ते से हम जाते थे, वो ऐसे एल शेप में था वो, तो सामने उनका घर था। हाँ मैम, उधर से इशारा करिए, पहले तो सुन लूँ मैं, पहले सुन लो, ये मेरा ही पता है या कहीं और जा रहा है? और कुछ याद न रहे पर महबूब की गलियां याद रहती है। हाँ जी। नहीं, तुम्हें तो पता है, इनसे कुछ नहीं छुपाया मैंने। तो बहरहाल वो साहब, वो सामने उनका घर था, बिल्कुल गली के सामने। तो हम जब आते थे तो इस उम्मीद होते थे कि वो इत्तेफाक से वो घर से बाहर निकल रही हो और हम गली में जा रहे हों, तो हम किसी तरह दे दें। ये हुई हालत उसकी कि वो उसकी तहें जो हैं निशान पड़ गए थे उसके ऊपर। वो शर्टें बदलती रहती थी, जेबें बदलती रहती थी, वो लेटर नहीं पहुंचता था वहाँ। फिर बहुत दिनों बाद जब बिल्कुल ही गलने को हो गया वो, तब जाके फिर वो एक बार नज़र आ गई इत्तेफाक से। तो तब जाके साहब वो दिया, और पसीने छूट गए थे हमारे उसको लेटर को देने में। तो किस तरीके से दिया था वो बस हम ही जानते हैं। और उसके बाद वो ले लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, ले भी लिया उसने, वो ले सकती थी। तो उसके बाद अब ये कि ले लिया, इसी में यही बहुत खुशी, और अब बेचैनी इसकी कि इसका जवाब कब आएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो इसलिए जवाब भी किसी और से लिखवाया उन्होंने, अपनी सहेली से। तो वो उसमें भी बहुत टाइम लगा। वो पहले वो सारे फीलिंग्स उधर ट्रांसफ़र हुए, फिर वो लिखवाया गया। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, वो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, तो इस तरह की कुछ सिचुएशन रही होगी। तो वो लेटर लिखवाया गया, उसका जवाब, और वो जवाब हम तक पहुंचा। तो हमें इतना याद है, वो शाम के वक्त हमें मिला था, वो छत पे से, इधर बराबर वाली छत पे से ड्रॉप किया गया था। तो खैर वो मिल गया। सारी रात साहब एक अजीब कैफियत थी यहाँ। तो ये एक हमारा पहला एक्सपीरियंस था। मतलब ये किस्सा सच में, मतलब आज के डेट में तो ठीक है, व्हाट्सएप पे 1 मिनट में रिप्लाई नहीं आया ब्लूटिक होने के बाद, उसके बाद तो लड़कियां बदल जाती हैं, लड़के भी बदल जाते हैं। वो मेरा एक शेर है, 4 मिसरे हैं मेरे, कि दिलो दिमाग पे गलबा किसी ख्याल का था, तभी जवान हुआ था मैं 20 साल का 20 साल का तभी जवान हुआ था मैं 20 साल का था। न फेसबुक थी न व्हाट्सएप के जो मुखिल होते, वो पहले इश्क का जो हिज्र था कमाल का था। अब इस फेसबुक और व्हाट्सएप ने तो हिज्र को भी हिज्र नहीं छोड़ा। आदमी उसमें लग रहा था हिज्र कहाँ है, पता नहीं कहाँ चला गया। हिज्र कौन मनाता है आज किसी का। तो हिज्र की जो लज्जत हुआ करती थी, वो हुआ करती थी। वसल की तो अपने बातें थे, लेकिन हिज्र में भी एक मज़ा होता था। तो वो भी ये क्या किया कि वक्त मुकर्रर पे आ गए, तुमने तो इंतजार की लज्जत भी छीन ली। हराम कह के नशा खराब कर दिया। हराम कह के नशा खराब कर दिया। इससे याद आ रहा है, रितिका जी आप बताएं, कहते हैं जैसे आपने शुरू में भी कहा कि पोइट्री चोज यू, शायरी ने, कविता ने आपको चुना जी। ये आपको कब, ये ऐसी कौन सी सुबह थी जब आप अपनी बालकनी में? नहीं, बालकनी एक्चुअली वो मुझे एग्जैक्टली वो मोमेंट याद भी नहीं है,
पर मुझे शब्दों की खूबसूरती पे कुछ लिखना था। तो पहली कविता जो मैंने लिखी थी, क्योंकि लफ्ज़ों को अल्फाज न समझो कई कमाल ये कर जाते हैं, तो ऐसे को कविता बनाई थी। तो वो सबसे पहली मेरी कविता थी कि उसमें कहा है कि लफ्ज़ हमें हंसा देते हैं, रुला देते हैं, लफ्ज़ों से हिम्मत बढ़ती है, लफ्ज़ों से मोहब्बत का इकरार होता है, लफ्ज़ों से माँ की लोरी मिलती है। ये इस तरह से नहीं लिखा था, पर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर वो लफ्ज़ों की खूबसूरती पे जो मैं लिखती गई, तो उसी समय मुझे ऐसे जागरूकता फील हुई कि शायद मैं कुछ लिख सकती हूँ। शायद जो मुझे लिखना है वो किताब नहीं है, वो कविताएं हैं और कहीं ना कहीं ख्याल है। जैसा मैशर साहब बता रहे थे कि मुशायरे होते हैं, किस्से हैं उनके, जब उनको बिस्तर पे ग्लूकोज के साथ बोला भाई यही है रात का इंतजाम। हाँ। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम लिखते हैं, जब हम लिखना शुरू करते हैं, स्पेशली घर वाले, हमारे घर वाले ही कहने लगते हैं कि क्या इतना ही तो लिखती हो, क्या लिखती हो यार, छोड़ो यार, ये सब तुम्हारे बस की नहीं है, या ऐसा कुछ। तो ऐसा जब हम स्टेज पे भी जाते हैं, जब हम सुनते हैं, तो लोग ऐसा कहते हैं कि क्या यार, क्या ही लिख रही हैं, या क्यों ही लिख रही हैं, क्यों लिख रहे हैं, बराबर। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा? बहुत बार मुंह पे तो नहीं कह के जाते हैं लोग, मुंह पे तो खैर वैसे भी मैं महिला हूँ तो मुंह पे कम ही बोलेंगे लोग, एटलीस्ट उतना मुंह पे तो ये भी किसी ने नहीं कहा था कि सरकार बदलने वाली है। तो मुंह पे नहीं कह के जाते हैं, पर मुझे कई बार फील होता है ज़रूर कि दिल से हम सभी लिखते हैं। कितना ऑडियंस एक्सेप्ट करती है वो तो ऑडियंस के ऊपर है, वो हमारे हाथ में होना भी नहीं चाहिए। पर वो जो एक्सपीरियंस मैंने किया था कि लोग ना मेरी कमियां निकालते हैं, तो उसके लिए मैंने कहा था कि कमियां मेरी बता के जो खुश है रहे खुश, कमियां मेरी बता के जो खुश है रहे खुश, दिल हमको किसी का दुखाना नहीं आता, और रुमानी ख्याल हो सच्चे तो गज़ल क्या नज़म क्या, रुमानी ख्याल हो सच्चे तो गज़ल क्या नज़म क्या, फ़र्क तुम ही बताओ हमें बताना नहीं है। तो फिर जब आप, ये अक्सर होता है ना मैशर साहब, जब हम लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब हम चाह रहे होते हैं कि हम कुछ लिखें, तो हम किसी को पढ़ते हैं, क्योंकि लिखने का या ख्यालों में डूबने का, अरे वो करण जौहर को देख देख के आदमी करवा चौथ मनाने लग गया है कि नहीं? बात सच है, वरना करवा चौथ कौन ही मना रहा था? एक कम्युनिटी थी जिसकी वो ट्रेडिशन थी। अब यूपी वाले लोग जब ऑरेंज रंग का सिंदूर लगा के करवा चौथ का व्रत खोलते हैं, तब लगता है यार मतलब पावर तो है। वो पावर नुसरत साहब की गज़लों में था। लोगों ने उन्हें बहुत कवालियाँ गाते सुना, तो लगा यार ये क्या ही गाते हैं, तो हम भी लिखते हैं। हालांकि ये ऐसी ही कुछ थी कि आपने रितिका जी किसी को तो सुना होगा, किसी को पढ़ा होगा, या किसी से इंस्पायर हुई होंगी जब आपको लगा कि मैं लिख सकती हूँ। बिल्कुल। मुझे हमेशा से राहत इंदौरी साहब की गज़लें, उनके शेर, उनका अंदाज़ बहुत अच्छा लगता था मुझे। सबसे ज़्यादा उनके अंदाज़, उनके ना सिर्फ ज़ुबान शायरी नहीं कहती थी, उनके आँख, हाथ, पूरा शरीर, कभी भी उन्हें देखा है, इफ़ आई यूज़ अ इंग्लिश वर्ड, जेस्टिकुलेट करते थे वो। माने उनके हाथ की तरफ देखो कि उनकी ज़ुबान की वो दम पे देखो, तो मुझे वो हमेशा बहुत फैसिनेट करते थे। कि एक सुनाना चाहूँगी कि रूठे रूठे बैठे हो, कोई तरकीब बता मनाने की, हम खुद को गिरवी रख देंगे तो कीमत बता मुस्काने की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आप अंदाज़ की बात कर रहे हैं, ये मैंने जब सुनना शुरू किया था, तो एक बड़े खूबसूरत शायर हैं आपके दौर के, तो उनका अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े हुए, तुमसे मिलने का मन कर रहा है। उनको सुना, उनका अंदाज़ बहुत पसंद आया। फिर एक शायर आए ऐसे स्टेज पे, मैं अपने आई वाज लाइक क्या मतलब, जितना कभी मैशर अफरीदी को परफॉर्म करते देखो या सुनो, और नॉर्मल उनसे बात करो स्टेज के बाहर जितना डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान, एक ऐसी शख्सियत जो सबसे बात कर रहा है, सेलिब्रिटी होकर भी नॉन सेलिब्रिटी जैसा, या एक कॉमन आम इंसान जैसा सबसे घुल मिल रहा है। वो स्टेज पे जाते साथ दहाड़ने कैसे लगता है? क्या खा के जाते हैं आप स्टेज पे? मैंने बताया ना अभी कि मुशायरा और शायरी दोनों अलग चीज़ें हैं। शायरी
एक राइटिंग आर्ट है जो ऊपर वाला आपको देता है रॉ, फिर आप उसको पॉलिश करके उसको साफ करके आप उसको सुना देते हैं, लिख लेते हैं आप उसको। मुशायरा एक परफॉर्मिंग आर्ट है, शायरी एक बिल्कुल अलग चीज़ है। कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत बेहतरीन शायरी करते हैं, हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते उनके सामने। बेहतरीन शायरी, जिसे शायरी कहते हैं, जिसमें हम अश कर उठते हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, वो परफॉर्म नहीं कर सकते, जो आज मुशायरों की ज़रूरत है। तो मुशायरा एक पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज है। उसमें शायरी भी है, उसके अंदर आपकी जनरल अपीयरेंस भी है, आपका प्रेजेंटेशन भी है, आपकी आवाज़ भी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी है, सब कुछ है। एवरीथिंग इज नेसेसरी। ये सब होगा पैकेज, तो आप मुशायरे में जो है सरवाइव कर सकते हैं। वो ज़माना चला गया। अब आप मैशर साहब और रितिका जी और भावना मिश्रा मिलके खेलेंगे एक रैपिड फायर राउंड। चलेगा? दौड़ेगा क्यों? मैं आपसे पूछूंगी चंद सवाल, आपको देने होंगे एक जवाब। मुशायरा या इंडियन क्रिकेट मैच? मुशायरा। ये सुन के ये बोलने का मतलब सिर्फ इतना था क्योंकि 2007 में एक वर्ल्ड कप घर लेके आया था धोनी था ना कैप्टन। और आज सबकी निगाहें मोबाइल पर चली गई हैं, डिज्नी हॉटस्टार खुल चुका है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल में दौड़ है दक्षिण अफ्रीका और भारत की। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन इस बात की खुशी है कि हमारा देश एक बार फिर वर्ल्ड कप के रेस में तो है। तो ऑन दैट नोट, फिंगर्स क्रॉस्ड। 8 बजे से मैच है, टॉस हो गई है, शायद हुई है क्या? कौन जीता है टॉस? ओहो, 10 रन पे 0 विकेट भी है आपको बताते हुए। तो जवानी के किस्से सुन लिए हमने मैशर साहब से, पहले हम खेलेंगे रितिका जी के साथ। मुझे ही बकरा बनाओ पहले। बकरी बन जाइए, इसमें कौन सा? चलिए, इंडिया या इंटरनेशनल? इन व्हाट सेंस? इन पोइट्री सेंस, इट इज ऑल अबाउट पोइट्री। बिल्कुल इंडिया। इंडिया। पेन और कीबोर्ड? पेन। कॉफी और टी? चाय। बिल्कुल। पोइट्री एक शब्द में? रूमानी। सिरहाने वाली किताब? बहुत सारी है, बता ही नहीं सकती। बताने वाला रिश्ता? बताने वाला रिश्ता? पतिदेव। रिश्ता जो खा गया? यही। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, इन्होंने मदद कर दी। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लहजे में रहना चाहती थी। एक तरफा इश्क या शराब? एक तरफा इश्क। तहद या तरन्नुम? तहद। मैशर साहब, आप तो सब घाट के पानी पी लिए। हाँ। इंडिया या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। दुबई का चस्का यहाँ। दुबई नहीं यार, तो अच्छा, दुबई नहीं, पर पुर्तगाल। पूरा आसमान पड़ा है, कहीं तक भी उड़िए, हमको अपने आप को कहे को महदूद करेंगे एक जगह। आर्टिस्ट तो पूरे वर्ल्ड का होता है। ये तो बात सही है। पेन और कीबोर्ड? पेन। कॉफी और चाय? चाय। जवानी या बुढ़ापा? बुढ़ापा। मोहब्बत या वन नाइट स्टैंड? मोहब्बत। टिंडर या लव लेटर? लव लेटर। सिरहाने वाली किताब? बू मिंटो। पोइट्री एक शब्द में? एहसास। एक तरफा इश्क या शराब? एक तरफा इश्क। नशा हराम या शराब हराम? दोनों एक ही चीज़ है। शराब हराम है, नशा हराम नहीं। नशा तो आपको किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे शोहरत का नशा, कामयाबी का नशा, हुस्न का नशा, जवानी का नशा, तालीम का नशा। आप किस नशे के लत में हैं? बुढ़ापे। बट आपने तो कहा जवानी या बुढ़ापा, तो बुढ़ापा। वो तो बुढ़ापा है ना, बुढ़ापे का एंजॉय कर रहे हैं। तो आप मान रहे हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ, लोग नहीं मान रहे। लोग कैसे मानेंगे? नहीं मानते ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो लोग को मनवाएंगे कैसे? मैशर अफरीदी एक शब्द में? ऑब्वियस। गुड आंसर। माशाल्लाह, क्या बात है।
क्या बात है, जिंदगी एक शब्द है। कॉन्फिडेंस है। हुबाब बुलबुला, और बुलबुला फूट जाए तो जिंदगी खत्म, आपके लिए मौत हकीकत। हकीकत डरावनी या अच्छी? अच्छी, बस ये कि मौत जो है अपने बिस्तर पे हो, अस्पताल में या कहीं रोड एक्सीडेंट में ना हो। मौत भी चुनोगे आप? नहीं, ऐसी ख्वाहिश सबकी होती है ना, तो मौत तो आनी है। मौत तो आनी है। आज के नौजवानों के लिए एक एडवाइस। पहले पढ़िए, फिर सोचिए, फिर लिखिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उससे ज़्यादा सोचिए और उससे बहुत कम लिखिए। जल्दी में ना रहिए, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। हमेशा एक प्रॉपर चैनल से जाइए, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। 3 इडियट्स, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। जग मार के पीछे आएगी। एक शेर को या एक गज़ल को या आप अपनी एक रचना को कितनी बार प्रैक्टिस करती हैं बिफोर यू कम ऑन स्टेज? माने जिस हफ्ते में परफॉर्म करना है उस हफ्ते में तो रोज, मतलब दो, एक, बेर दो मिनिमम बार। 7 दिन तो आप प्रैक्टिस जी, करती हैं? कोशिश करती हूँ। कोशिश प्रैक्टिस कर करते हैं आप? अभी हम उभरते हुए कलाकार हैं, इतनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कैसे नाम? आपको क्यों लग रहा है कि मैं आपको इन नौजवान उभरते हुए शायर शायराओं से मिलवा रही हूँ? एक जिम्मेदारी उठाइए कि ये लोग जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो मैं हुस्न परी, मैं जाने जहां, मैं सबसे हंसी, जब तक हाँ, देखिए, मैं मैंने सबसे- जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि ये सब के लिए, कोई भी है, ये दोनों बच्चे भी आए थे, दोनों ही पढ़ा, तो आप भी इन्हीं में शायद। हाँ इन्हीं में, उम्र से भी, अभी भी उम्र हाँ, में। मुझे पता है अच्छा, आप उम्र की ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो बस ये जैसा कि मैंने बताया, और वो सबके लिए मेरा पैगाम है, बहुत पढ़िए, उससे बहुत ज़्यादा सोचिए और उससे बहुत कम लिखिए। कम लिखिए। और जितना लिखा है, आपने एक बार कुछ लिखा, उसको फाइनल मत समझिए, उसको आप पढ़ते रहिए 10 दिन 20 दिन तक। एक गज़ल हो जाए तो उसको फाइनल नहीं समझना है, आप ही को उसके अंदर गुंजाइशें नज़र आएंगी, उसके अंदर कमियां नज़र आएंगी। आपको उस्ताद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस शर्त है कि बस आपकी ग्रामर वगैरह, आपके व्याकरण वगैरह वो ठीक होनी चाहिए। बाकी वो उसकी पॉलिशिंग और वो आप खुद कर सकते हैं। पढ़िए उसको, खूब बार बार पढ़िए उसको, उसमें गुंजाइशें निकलती है। मेरे जैसे जो लोग हैं जो मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं या मेरे जैसा समझते हैं खुद को, वो बिल्कुल मत पढ़िए, बिल्कुल मत सोचिए, लिखिए तो कतई मत, जो दिल में आए वो बोल दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैशर साहब ने बोला, बहुत पढ़िए, उससे बहुत ज़्यादा सोचिए और उससे बहुत कम लिखिए और बोलिए तब स्टेज पे आके जब आप बिल्कुल कंठस्थ हैं, बिल्कुल आप अपने अंदर सेटिस्फाइड हैं कि हाँ मैंने कुछ तो लिखा या कुछ तो कहा। ये मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये आप लोगों के संगति का असर है, मैं भी सीख रही हूँ धीरे धीरे। ऑन दैट नोट, आई वुड लाइक रितिका जी टू प्रेजेंट योर फेवरेट पीस, जो आपने कहा कि यहाँ पे मैंने माशाल्लाह क्या ही लिखा, दुनिया जाए भाड़ में, मैंने बहुत अच्छा लिखा है, मुझे पता है, मैंने ये अपने लिए लिखा, अपने लिए। तो एक तो मेरा बहुत ही पसंदीदा जो था वो बटन के बहाने था। लोग कहते हैं कि उसको कि वो कुछ किशोर कुमार के नंबर के जैसा है कि कितनी भी बार आप सुनाओ तो हम सुनना चाहेंगे फिर से। तो वो तो मैंने ऑडियंस चेंज कीजिए आप। हम बता रहे हैं आपको, शर्ट के बहाने, एक्चुअली शर्ट के बटन के वाले बहाने ना वो सच में वैसा है, थोड़ा एडिक्टिव, और बॉम्बे की पब्लिक को तो जी, और बहुत दिल से लिखा था। कहीं ना कहीं एक्चुअली मेरे साथ हुआ नहीं है, क्योंकि वो शर्ट का बटन अगर टूट जाता था तो वो पलंग पे छोड़ के चले जाते थे दूसरी शर्ट समय बीता नहीं है। ये हिडन हिंट है सर आपके लिए कि शर्ट का बटन नहीं, पर एक बहुत ही छोटा सा ख्याल पेश करूंगी। जैसे आपने कहा था ना कि आई बिलीव दैट एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, राइट। तो उसी के लिए मैंने लिखा था कि भाई मायूस नहीं होना चाहिए, सबका अपना अपना नज़रिया है, अपने में कॉन्फिडेंस रखें। और मैशर साहब आप इससे सहमत ज़रूर होंगे कि आज बदनाम हुए हैं इश्तहारों में, हम खबर छपी है आज रिसालों में,
आज बदनाम हुए हैं इश्तहारों में हम, खबर छपी आज रिसालों में, राहें रुसवाई की थी मगर गिनती तो हुई आज मिसालों में। राहें रुसवाई की थी मगर गिनती तो हुई आज मिसालों में, रंजिश नहीं किसी की सोच पर और मतलब खाक रखा बवालों में। रंजिश नहीं किसी की सोच पर और मतलब खाक रखा बवालों में, ये बदनामी सबूत इस बात का रुमानी, तू आए अब भी किसी के ख्यालों में। है तो ये मैंने अपने लिए लिखी थी सबसे ज़्यादा, कि अब एक लम्हा था जब मैं बहुत मायूस हो जाती थी कि सबके क्रिएटिव ब्लॉक भी आ गया था, उतना तवज्जो भी नहीं मिल रहा था जिस तरह से मैं लिख रही थी, कि तो खुद के लिए लिख कर ये जो मेरा क्रिएटिव ब्लॉक था मैंने इसी कविता से, इसी ख्याल से हटाया था, तो इसलिए मैंने क्या बात। और मैशर साहब, आपसे मेरी पर्सनल एक गुजारिश है, लबे साहिल समुंदर की फरावानी से मर जाऊं, मुझे वो प्यास है शायद कि मैं पानी से मर जाऊं। ये पूरी गज़ल आप सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, क्या कभी एक्टिंग का कीड़ा नहीं काटा आपको? अदाकार, मेरा एक शेर है, हाँ जी, कि मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, बेइंतहा हूँ मैं। वाह वाह, क्या बात है। बहुत मतलब ओपन टू एक्टिंग है ना आप? तो मैं सिर्फ शायर ही नहीं हूँ, शायर तो मैं बाद में बना। सबसे पहले मेरा जो था शौक वो था म्यूजिक। सबसे पहला शौक मेरी जो सबसे मेरी पसंद थी, मेरी ज़िंदगी थी, जो वो आज भी है, उसके पैरेलल चलता है। वो मेरा एक पैशन है, एक मेरा शौक है खालिस, और ये मेरा काम है। आप गाते हैं? गाता हूँ, अपने लिए गाता हूँ मैं। हमारे लिए भी गा दीजिए 2 ही लाइन। नहीं, अरे 2 लाइन गुनगुनाइए सर। आज तक मैशर आफरीदी को किसी ने गाते नहीं सुना, इसीलिए तो मैं चाह रही हूँ कि आज तक जो नहीं हुआ वो पहली बार यहाँ होगा। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। बहुत क्यों, मतलब कहाँ? तो देखने वालों को मैं ये बता दूं कि ये पहली बार, सच बताऊं तो पहली बार मैंने भी इनको गाते हुए सुना। माशाल्लाह, मतलब ठीक है। नहीं, मुझे मालूम है, मैं निज़ामत भी बहुत अच्छी कर सकता हूँ और मैं तरन्नुम में कलाम भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये काम औरों को करने दे। हाँ, मतलब सबके पेट पे लात मार दोगे तो क्या ही करोगे? आप तो शायरी अच्छी कर ही रहे हो, तो बस मेरा काम चल रहा है, चलने दें। मतलब अगर काम कहीं इधर उधर हुआ तो ये सारे। हाँ, मुझे बहुत लोग कहते हैं आप निज़ामत कीजिए। सदारत की उम्र में निज़ामत थोड़ी। हाँ, अब तो आप लेवल पे हैं, लेवल इज अप नाउ। बट पता नहीं था आप काफी अच्छा गाते हैं। उस पे मेरी फरमाइश, लबे साहिल समंदर की फरावानी से मर जाऊं, मुझे वो प्यास है शायद कि मैं पानी से मर जाऊं। पानी से मर जाऊं, वाह। मुझे वो प्यास है शायद कि मैं पानी से मर जाऊं, तुम उसको देखकर छूकर भी जिंदा लौट आए हो। मैं उसको ख्वाब में देखूं तो हैरानी से मर जाऊं। वाह वाह वाह। मैं उसको ख्वाब में देखूं तो हैरानी से मर जाऊं। मैं इतना सख्त जाऊं दम बड़ी मुश्किल से निकलेगा, जरा तकलीफ बढ़ जाए तो आसानी से मर जाऊं। और ये बेगम की नजर करता हूं कि नजरअंदाज कर मुझको, जरा सा खुल के जीने दे। नजरअंदाज कर मुझको, जरा सा खुल के जीने दे। कहीं ऐसा ना हो तेरी निगहबानी से मर जाऊं। कहीं ऐसा ना हो तेरी निगहबानी से मर जाऊं। बहुत से शेर मुझसे खून थुकवाते हैं आमद पर,
बहुत मुमकिन है मैं एक दिन गजल खानी से मर जाऊं। क्या बात, बहुत मुमकिन है मैं एक दिन गजल खानी से मर जाऊं। गनीमत है परिंदे मेरी तन्हाई समझते हैं, अगर ये भी ना हो तो घर के वीराने से मर जाऊं। आहा, तेरी नजरों से गिरकर आज भी जिंदा हूं मैं क्या खूब, तेरी नजरों से गिरकर आज भी जिंदा हूं मैं क्या खूब। तकाजा है ये गैरत का पशेमानी से मर जाऊं, तकाजा है ये गैरत का पशेमानी से मर जाऊं। एक मैं 4 मिसरों की एक नज्म सुनाता हूँ, छोटी सी नज्म है 4 मिसरों की, कि यूं मोहब्बत का बदल कुछ भी नहीं, यूं मोहब्बत का बदल कुछ भी नहीं, सोचता हूं इतना हक दे दूं तुम्हें, तुम मुझे अपनी कसम देकर कहो आफरीदी आप सिगरेट छोड़ दें। जिंदगी के इसी सब कलाम के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे देश के जाने माने कुछ और शायरों के साथ, उनको मिलवाएंगे अपने ही नौजवान शायर शायराओं के साथ, और आपके साथ फिर एक बार मुखातिब होगी भावना एक मुलाकात में। गमक के इस इनिशिएटिव को आपका सपोर्ट और आपकी मोहब्बत की ज़रूरत रहेगी, और एक्चुअली ज़रूरी भी है ये कि आप ये सपोर्ट करते रहें, क्योंकि एक दूसरे का साथ नहीं दोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, और अकेले अगर ज़मीन पे सुनाओगे तो सुनने वाले भी मिलेंगे, आसमान में उड़ के सुनाओगे तो परिंदे शेर नहीं सुनते, इसलिए ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। चले हम मिलेंगे फिर एक एपिसोड में। फिलहाल भावना मिश्रा को दे आप सब इजाज़त। थैंक यू सो मच। शबा खैर। हंसी कंटेजियस होती है, छुआछूत की बीमारी है, तो हंसते रहिए और हंसाते रहिए।